हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल चैप्टर का जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल उसको आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल चैप्टर का। तो अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये और कौन कौन से पार्ट इसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम आप देख रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन, यानी एक सेल अगर हम ले लें, सपोज करिए एक सेल है यहाँ पे, तो एक सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो आपका मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन होगी सेल के अंदर वो कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर बनाएगी और वो स्ट्रक्चर में दो खास बातें होंगी। पहला कि वो एक दूसरे से ओरिजिनेट होंगे और दूसरा उनका जो वर्क होगा वो कोऑर्डिनेशन में होगा। कोऑर्डिनेशन यानी वो मिल करके किसी भी वर्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक का वर्क दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सेल है। अब इस सेल के अंदर बेसिकली मान लेते हैं यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ही आप जानते हैं मेम्ब्रेन की फोल्ड बनती है और उस मेम्ब्रेन की फोल्ड को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER लिखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है कि छोटे छोटे वेसिकल टूटते हैं। तो इस तरह से राउंडेड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर राउंडेड, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल। और फिर ये वेसिकल आएंगे, आकर के फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होते हैं तो इन्हीं से बनती है एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो ये हमारा बना गोल्जी बॉडी। ठीक, आप देख रहे हैं ना, सब एक दूसरे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहा है, वेसिकल। वेसिकल से क्या बना, गोल्जी बॉडी। फिर गोल्जी बॉडी से भी वेसिकल्स टूटने शुरू होते हैं। यहाँ से भी धीरे धीरे वेसिकल टूटते हैं और टूट करके इन्हीं में से कुछ वेसिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक खास तरह के स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम बन गया एनिमल सेल के केस में। जबकि वही प्लांट सेल में अगर आप जाएंगे तो प्लांट सेल में यही वेसिकल आपकी क्या बना सकती हैं, वैक्यूल। ठीक है, क्या बना देंगी, वैक्यूल बना देंगी, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि चूंकि एनिमल सेल में लाइसोसोम है और प्लांट सेल में वैक्यूल बन रहा है, दोनों के दोनों गोल्जी बॉडी से बन रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो फंक्शन लाइसोसोम का एनिमल सेल में है, यानी डाइजेशन का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो फंक्शन प्लांट सेल में कौन परफॉर्म करेगा, वैक्यूल करेगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल इज एनालॉगस टू लाइसोसोम इन एनिमल सेल। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम बना। तो ये तीन ऑर्गेनेल हैं जो आपस में एक दूसरे से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इनका वर्क आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। ठीक, तो इसीलिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा जो कंपोनेंट हो गया वो क्या क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म हो गया ER, और लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम लोग L मान लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्यों मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, GERL सिस्टम। ठीक है, इसी को बोलते हैं GERL सिस्टम, यानी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सिस्टम। लेकिन जब प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में ये थोड़ा सा टर्म बदल जाएगा। ठीक है, क्या बदल जाएगा, देखिए प्लांट सेल के लिए अगर आप बात करेंगे, फॉर प्लांट सेल, अगर आप प्लांट सेल के लिए बात करेंगे तो प्लांट सेल में क्या है, वैक्यूल आ जाती है, लाइसोसोम तो होता नहीं है। तो वहां पे यही चीज हो जाएगा GERV सिस्टम। ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल,
सिस्टम। तो प्लांट के लिए GERV सिस्टम हो जाएगा, जबकि एनिमल सेल के लिए GERL सिस्टम। तो ज़्यादातर सबसे कॉमन जो टर्म है वो यही है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आपके डेवलप हुए। अब एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। चलिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय K.R. पॉटर। K.R. पॉटर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है क्या? इट इज एक्सटेंसिव नेटवर्क of membrane, extensive network of membrane which is highly developed in animal cell, which is highly developed in animal cell and less developed इन प्लांट सेल। तो नेटवर्क है एक्सटेंसिव नेटवर्क, और ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ डेवलप मिलेगा? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में इसका डेवलपमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि प्लांट सेल की रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, अब रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे अगर हम लोग दो बराबर साइज के सेल बना लें, मान लेते हैं कि ये एनिमल सेल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं प्लांट सेल है। तो ये रहा न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस हो गए। और इसी न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है इसके मेम्ब्रेन से। तो देखिए, एनिमल सेल में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी फैला हुआ स्ट्रक्चर होगा, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर करेगा साइटोप्लाज्म का, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में बहुत छोटा सा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा इस तरीके से, ठीक। तो ज़्यादा डेवलपमेंट किधर है? एनिमल सेल में। अब सवाल उठता है क्यों ऐसा? क्योंकि एनिमल सेल सिक्रेटरी नेचर के होते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन फंक्शन जो है वो है सिक्रेटरी प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। तो चूंकि सिक्रीशन का वर्क एनिमल सेल में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्लांट, इसीलिए एनिमल सेल को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्लांट की तुलना में। दूसरा फैक्टर जो इसको डेवलप कराता है ज़्यादा एनिमल के केस में, वो ये है कि प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है उसके आकार को यानी उसके शेप को मेंटेन रखता है। एनिमल सेल में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए एक इंटरनल सपोर्ट चाहिए उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा बनता है जो एक इंटरनल स्केलेटन की तरह काम करता है, इसको इंटरनल सपोर्ट देता है, ठीक है। तो सिक्रीशन का फंक्शन और इंटरनल सपोर्ट, ये दो फैक्टर हो गए जिसकी वजह से एनिमल सेल में इसका डेवलपमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्लांट सेल, ठीक। चलिए, दूसरी बात, एनिमल सेल में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो एनिमल सेल में भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाईली डेवलप्ड इन सिक्रीटरी सेल्स। एनिमल की बॉडी में जो सिक्रीटरी सेल्स हैं यानी ग्लैंड के सेल्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में जिनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, ठीक है, या कोई भी स्टेरॉयड हो गया, तो वो सिक्रेटरी सेल्स में ये ज़्यादा डेवलप होगा, तो हाईली डेवलप्ड मिलेगा। तो कई बार सवाल पूछ लेता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में दिखेगा? तो आप देख लीजिए उसमें से कौन सा ग्लैंड सेल है। जैसे हिपैटोसाइट लीवर का सेल हो गया तो वो आपका ग्लैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा, ये एब्सेंट भी हो सकता है। तो कौन सी सेल में एब्सेंट होगा? तो एब्सेंट इन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो देखा होगा, ह्यूमन स्पर्म में कहीं पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात नहीं की जाती है, ठीक है। दूसरा, एग, जो फीमेल का एग है उसमें भी ये नहीं होता, यानी अगर दोनों को मिला लें तो गैमेट्स के केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्लस इसके अलावा कुछ आपके एम्ब्रियोनिक सेल्स भी हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो स्टार्टिंग फेज में ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, वहाँ पे भी ये एब्सेंट होंगे,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी सेल्स है जहाँ ये क्या हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, है ना, तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER, पहला चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं ER ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, तो डबल मेम्ब्रेन है तो दो मेम्ब्रेन होंगी, यानी दो बाउंड्री, एक आउटर एक इनर, तो जो आउटर बाउंड्री होती है वही एक्सटेंड कर जाती है और फोल्ड होकर के ER को डेवलप करती है। ठीक है, तो वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे ER में 3 तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, यानी जो पूरा नेटवर्क है उसको अगर आप देखेंगे संरचना के हिसाब से तो 3 अलग अलग संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी। तो कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो कौन कौन से 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं? पहला सिस्टर्नी, जो कि इसका सबसे मेन स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी। ठीक है, दूसरा आपका ट्यूबुल, और तीसरा आपका वेसिकल्स। ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल और वेसिकल। क्या फ़र्क है? देखिए, सिस्टर्नी जो होगा ये आपके काफ़ी लंबे या और पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ट्यूब है जो कि काफ़ी लंबा है और एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ऐसे पैरेलल हैं, और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, यानी अनब्रांच्ड हैं, लॉन्ग हैं, पैरेलल हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जबकि ट्यूबुल को देखेंगे तो ट्यूबुल शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रांच हो सकते हैं, तो अलग अलग डिज़ाइन आपको ऐसे मिल सकती है। ठीक है, तो ट्यूबुल क्या है, शॉर्ट है, ब्रांच स्ट्रक्चर हैं। वेसिकल्स क्या है? वेसिकल जो है वो सिस्टर्नी के टूटने से बनता है। जब सिस्टर्नी थोड़ा थोड़ा करके टूटती है, और जब थोड़ा थोड़ा करके टूटती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिंचिंग ऑफ। ठीक है, तो पिंचिंग ऑफ होने से, सिस्टर्नी के पिंचिंग ऑफ होने से छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर बनते हैं, राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, यही वर्ड यूज होता है, राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर जो राउंडेड हैं, बॉल शेप्ड हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। तो ये 3 तरह की संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब चलिए इनको जोड़ करके एक स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस किया जाए। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो 3 तरह की संरचनाएं थी, तीनों को मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये आपके लॉन्ग जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके सिस्टर्नी हो गई। ठीक है, सिस्टर्नी के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है जो उनको आपस में इंटरकनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल मेम्ब्रेन, इंटरसिस्टर्नल मेम्ब्रेन। ठीक है, और किनारे की तरफ ये आपके क्या हो गए, ट्यूबुल्स हो गए, ट्यूबुल्स भी आपको दिख रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं एक सिस्टर्नी थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है, और इस टूटने को हम लोग क्या बोल रहे थे, पिंचिंग ऑफ, पिंचिंग ऑफ, OFF ऑफ। तो पिंचिंग ऑफ हो रहा है, और पिंचिंग ऑफ होने से क्या बने हमारे, वेसिकल्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी पे राइबोसोम है या नहीं है। ठीक है, यानी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ये जो क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टाइप्स की अगर आप बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, दूसरा मिलेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। ठीक है, तो रफ एंड स्मूथ, ये 2 तरह के ER आपको मिलेंगे। ठीक, अब रफ वाले में क्या है, रफ वाले में जो सिस्टर्नी है, जैसे मान लेते हैं ऐसे सिस्टर्नी है। ठीक है, एक सिस्टर्नी बना रहा हूँ, ऐसे सिस्टर्नी है। इस सिस्टर्नी पे आपको राइबोसोम मिलेगा, लेकिन राइबोसोम को जोड़ने के लिए कुछ खास तरह की प्रोटीन की ज़रूरत होती है,
और वो प्रोटीन राइबोसोम के रिसेप्टर की तरह काम करते हैं जो इस पर जगह जगह मौजूद होंगे और उन्हीं की वजह से राइबोसोम इस पर कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं वो प्रोटीन बना ले रहा हूँ। 2-2 यूनिट में ये प्रोटीन होती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके कंपटीशन का। ठीक, तो सिस्टर्नी है और सिस्टर्नी के ऊपर हमारा कौन अटैच हो गया? राइबोसोम। तो देखिए इस तरीके से राइबोसोम जो है कनेक्ट हो गया। ठीक, और वहीं जब स्मूथ की बात करेंगे तो स्मूथ वाले पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे, कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक है, नो राइबोसोम। तो राइबोसोम के ना होने से सरफेस कैसा हो गया? स्मूथ हो गया, जबकि यहाँ राइबोसोम के चिपक जाने से सरफेस रफ हो गया, तो इसलिए रफ हो गया और ये आपका क्या हो गया? स्मूथ टाइप हो गया। ठीक, अब जो राइबोसोम है वो कौन से टाइप के हैं? तो ये आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, यानी ATS राइबोसोम। जो राइबोसोम है वो ATS है, प्लस ये जो प्रोटीन है जो इनको कनेक्ट कर रही है, जो राइबोसोम के रिसेप्टर का काम कर रही है, इनको बोलते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटीन है जो इसको क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रफ हो गया, स्मूथ हो गया। अब देखिए दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो आया। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के साथ साथ वर्क में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के वर्क में, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में जो वर्क का डिफरेंस है, फंक्शन का डिफरेंस है, उसकी बात करते हैं। देखिए जो दोनों के फंक्शन में बेसिक डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चूंकि राइबोसोम मौजूद था तो एक आपका इसका मेन काम क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस इस पर होगी। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जुड़े हुए हैं भाई। अब प्रोटीन कौन से तरह का बन सकता है? तो देखिए कई तरह के प्रोटीन बनते हैं। अगर फंक्शन वाइज चलेंगे तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये प्रोटीन आपके एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम के साथ साथ हार्मोन हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन, जिनको आप पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। मैं सीधा ऐसे लिख दे रहा हूँ, पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी सेल मेम्ब्रेन में जो चैनल प्रोटीन होती है या रिसेप्टर प्रोटीन होती है वो आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल और कैरियर और रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बनेंगी? रफ पे बनेंगी। वहीं स्मूथ में आ जाइए। स्मूथ का काम क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। लिपिड यानी है ना ऑयली सब्सटेंसेस जो लिपिड नेचर के हैं, तो वो उनका सिंथेसिस। अब यहाँ पे भी लिपिड को आप कैटेगराइज कर सकते हो। कौन कौन सी लिपिड हो सकती है? देखिए फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन को बनाती है, फॉस्फोलिपिड हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से ही क्या बनता है? स्टेरॉयड। तो जितने स्टेरॉयड हार्मोन हैं वो यहाँ सिंथेसाइज होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, ये सब कुछ यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, फैटी एसिड्स। क्लियर? इसके अलावा दूसरे फंक्शन भी हैं। रफ ER से ही क्या बनता है? आपने अभी देखा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी बन रही थी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी कौन बनाएगा? रफ बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, या दोनों बनाएंगे? तो एक्चुअल में क्या होता है कि रफ वाला जो है वही आपका क्या बनाता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो रफ ER फॉर्म्स गोल्जी बॉडी। स्मूथ वाले का क्या काम है? फॉर्म्स स्फेरोसोम। स्फेरोसोम को प्लांट लाइसोसोम बोला जाता है। क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो स्फेरोसोम बनाता है। दूसरा, इसके काम बहुत ज़्यादा हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी कौन करता है? SER। याद रखिएगा, एक सेल के अंदर जो कैल्शियम का स्टोरेज पॉइंट है वो 2 है। सबसे मेन स्टोरेज पॉइंट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा हिस्सा होगा? स्मूथ वाला। जो स्मूथ वाला पार्ट है वही ये काम करेगा, ठीक है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक। अच्छा, जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि क्या एक सेल में सिर्फ रफ होगा या सिर्फ स्मूथ होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों का रिलेटिव परसेंटेज होता है और वो चेंज होता रहता है सेल के नेचर वाइज। जैसे अगर सेल बहुत ज़्यादा प्रोटीन हार्मोन बना रही है तो उसमें रफ का पोर्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ का पोर्शन बहुत कम होगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो बहुत ज़्यादा लिपिड प्रोडक्ट बना रही है या फैट स्टोर कर रही है तो उसमें स्मूथ का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा और ये ना के बराबर होगा, लेकिन होंगे दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तीसरा फंक्शन क्या है लीवर के केस में? इन केस ऑफ लीवर सेल, लीवर सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट। तो इन केस ऑफ लीवर सेल, लीवर सेल के केस में जो SER है, इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। और उस ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज साइटोक्रोम P450, ठीक है। साइटोक्रोम P450 ये पाया जाता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये चीज़ों को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसीलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? एक, डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी टॉक्सिक चीज़ आपने खाया है, जैसे बहुत सारे जो पैकेज्ड फूड आइटम होते हैं, चिप्स वगैरह जो आप खाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उनको डिटॉक्स करना, या जो भी आप फूड ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, उसमें जो भी टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम इसका होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। प्लस दवाइयाँ आप खाते हैं, मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, तो मेडिसिन हाईली हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, तो उनको भी ऑक्सीडाइज करने का काम इसी का है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसीलिए देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं तो लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो पेट के डाइजेशन पे भी असर पड़ता है और लीवर के फंक्शन पे भी असर पड़ता है, इससे स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से सबका फंक्शन जो है वो आपका हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है। SER का अपना काम है और RER का अपना फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जो छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। एनिमल सेल के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, मैंने जैसे बताया सेल में दोनों होंगे, लेकिन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर होता है। क्या असर है? जैसे अगर ये न्यूक्लियस हम मान लें, ठीक है, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो आपका मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। याद रखिएगा, ओरिजिन तो हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, लेकिन जा करके सेल मेम्ब्रेन के साथ भी ये कनेक्ट होता है। और कनेक्शन में फ़र्क क्या है कि जो सामने वाला पार्ट है, यानी न्यूक्लियस के पास वाला जो पार्ट होगा, इस पे राइबोसोम आपको मिलेंगे। इस तरह से अगर मैं ये रेड कलर से डॉट जो बना रहा हूँ उसको राइबोसोम मान ले अगर हम, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम पोर्शन किसका है? रफ का, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन आपका क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस से जो कनेक्टेड वाला पार्ट है, यानी न्यूक्लियस की साइड वाला, ये आपके क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ कनेक्टेड होता है वो हमारा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इनके ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ़र्क होता है, ठीक है। कई बार सवाल पूछ लेता है कि रफ वाला न्यूक्लियस के पास होगा या सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। तो रफ वाला कहाँ होगा? न्यूक्लियस के पास होगा। स्मूथ वाला किधर होगा? मेम्ब्रेन के पास होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी फर्क होता है, ठीक है। तो फंक्शन हो गए SER और इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब इसके बाद बात करते हैं गोल्गी बॉडी का, जो कि इसी से ओरिजिनेट होता है, और उसके फंक्शंस को हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके। चलिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोल्गी बॉडी। तो उसी से कनेक्टेड टॉपिक है। तो गोल्गी बॉडी को देखिए, इसकी डिस्कवरी किसने की?
गोल्जी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और एक नाम और है, इसी को बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर? इट इज स्टैक ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ स्टैक, यानी ट्यूब के छोटे छोटे बंडल्स हैं, कह सकते हैं, स्टैकिंग होती है, बंडल होता है, तो बंडल टाइप में ये पड़े रहते हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन फिक्स होता है ना। एंड फाउंड इन फिक्स ओरिएंटेशन इनसाइड सेल के अंदर इनका ओरिएंटेशन जो है वो फिक्स होता है। तो क्या ओरिएंटेशन है, देखिए, अगर इसको हम सेल मान लें, और चलिए यहाँ बना लेते हैं, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल का न्यूक्लियस हो गया ये। अब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में गोल्जी बॉडी का जो पोजीशन होगा वो फिक्स होगा। तो फिक्सिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए अगर हम बनाएं, एक गोल्जी बॉडी इधर बना दिए, ठीक है, एक मान लीजिए इधर बना लिए, ऐसे। तो जहाँ पे भी आप बनाएंगे तो खास बात क्या होगी कि जो गोल्जी बॉडी है इसमें आपको दो सरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर्व्ड है, तो कर्व्ड होने की वजह से एक सरफेस उभरा हुआ है और एक सरफेस दबा हुआ है। तो जो उभरा हुआ सरफेस है वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है, और जो दबा हुआ सरफेस है वो हमेशा न्यूक्लियस के अपोजिट होता है। तो इसी रिस्पेक्ट में इसकी ओरिएंटेशन होती है। तो वही मैंने लिखा है कि फिक्स ओरिएंटेशन आपका होता है। ठीक है, तो देखिए जो दबा हुआ सरफेस है उसको बोलेंगे हम लोग, दबा हुआ इसलिए बोलेंगे कॉनकेव, है ना, सरफेस या कॉनकेव फेस बोल लीजिए। और जो उभरा हुआ उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस को और कॉन्वेक्स सरफेस को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं सिस फेस, और सिस का उल्टा होता है ट्रांस, तो ये हो जाएगा ट्रांस फेस। ठीक, प्लस अब देखिए खास बात क्या है, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, ऐसे मान ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे ER, और यहाँ से ये वेस्किल निकले, और ये वेस्किल गोल्जी बॉडी को बनाते हैं, तो ये जा करके यहाँ फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो यानी इस साइड से ये बनना शुरू हो रहे हैं, तो जिस साइड से बनना शुरू होंगे वो यंग पार्ट होगा, और ये हिस्सा बहुत पहले बन चुका होगा अपोजिट वाला। तो जब बहुत पहले बन चुका होगा तो ये आपका क्या होगा, मैच्योर यानी ओल्ड पार्ट होगा। तो उस हिसाब से भी इसके बनने का जो डेवलपमेंट का जो हिस्ट्री है उस बेसिस पर भी हम इनको नाम दे सकते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स वाला क्या होगा, यंग पार्ट है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। ठीक है, फॉर्मिंग फेस बन रहा है इसलिए फॉर्मिंग फेस, वहां से फॉर्म हो रहा है। ट्रांस वाले को फिर क्या बोलेंगे, ये मैच्योर वाला पार्ट है, तो इसलिए मैच्योरिंग फेस। ठीक है, और मैच्योरिंग फेस से ही वेसिकल निकलते हैं, ये बात याद रखिएगा। जो पुराना वाला हिस्सा होगा वही तो टूटेगा, तो वही टूटेगा, तो देखिए टूटेगा तो वेसिकल बनाएगा। ठीक, तो वेसिकल हमेशा आपका कहाँ से बनेगा, मैच्योरिंग फेस से बनेगा। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा आपको इस तरह से ऐसे दिखेगा। देखिए इसमें भी वही 3 स्ट्रक्चर होंगे जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिले थे। ठीक है, वही 3 स्ट्रक्चर हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको मिले थे, यानी सिस्टर्नी, ट्यूबुल, वेसिकल, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी।
ठीक है, तो इस तरह से है। और यहाँ से मान लीजिए पिंचिंग ऑफ हो रहा है तो ये वेसिकल भी बना रहा है, इस तरह से वेसिकल बन रहे हैं। यहाँ पे जो फ्यूज़ होते हुए वेसिकल थे जिनसे ये प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको दिखेगा, और थोड़े थोड़े आपको जगह जगह पोर दिखेंगे पीछे वाले हिस्से पे, क्योंकि वेसिकल अभी फ्यूज़ हो रही है तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, देखिए ये तो आपका फ्यूजिंग वेसिकल्स फ्रॉम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो वेसिकल्स हैं वो आपके यहाँ पे फ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूजिंग वेसिकल्स हो गए, ये आपकी ट्यूबुल हो गई, ये सिस्टर्नी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वेसिकल्स। तो वही सेम 3 स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल रहा था, यानी वहाँ पे भी सिस्टर्नी थी, ट्यूबुल था, वेसिकल था, यहाँ पे भी आपको सिस्टर्नी, ट्यूबुल और वेसिकल मिल रहा है। और यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही तरह से जो आपका सिस्टर्नी है वो आपका क्या होगा, मेन पार्ट होगा, यानी यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी को यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्लियर। और ये जो पोर हैं, पोर के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ होता है। देखिए पोर्स कहीं पे भी लिविंग सिस्टम में होता है तो छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। ठीक है, फेनेस्ट्रा। और पोर का जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न को बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा पोस्टीरियर पार्ट पे, यानी जिधर ये बन रहा है, ये यंग वाला पार्ट है, उधर आपको फेनेस्ट्रा या फेनेस्ट्रेशन का पैटर्न मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया गोल्जी बॉडी। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन है। थोड़े फंक्शन इसके ज़्यादा हैं तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की बात करें अगर कि क्या क्या फंक्शन है इसका, तो बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे मेन फंक्शन जो है इसका वो क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। यानी सेल के अंदर जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना है वो मटेरियल वेसिकल में पैक होगी और पैक होकर के ट्रांसपोर्ट होगी। तो वो जो पूरा ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल है, यानी इंट्रासेलुलर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं, वो पूरा कंट्रोल किसके पास है, गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट दैट इज मटेरियल और सब्सटेंसेस आर पैक्ड into vesicle for ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो इसका ये जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना, इसी वजह से गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, हेंस गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज, है ना, इस वजह से गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब आप समझ गए होंगे इसका फंक्शन, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, ट्रैफिक को मेंटेन करना, उसी तरह वेसिकल में भरे हुए मटेरियल भी तो एक ट्रैफिक बनाएंगे, बहुत सारे वेसिकल्स बनते हैं, तो कौन कहाँ जाएगा, कितने अमाउंट में जाएगा, वो सारा कंट्रोल इसके पास है। ठीक, तो इसीलिए पूरा ट्रैफिक को ये कंट्रोल कर रहा है, तो इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये इसका एक कॉमन नाम हो गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, जो भी प्रोटीन आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल में पैक होकर के, ठीक है, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स को जोड़ना या लिपिड को जोड़ना। तो एडिशन ऑफ शुगर और लिपिड moieties ओवर प्रोटीन। ठीक है, शुगर या लिपिड moieties यानी यूनिट्स जो हैं उनको प्रोटीन पे जोड़ने के वर्क को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं।
सॉरी साइलेशन में वाई होगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन हमारा हो रहा है, तो पूछता है कि मेन साइट ग्लाइकोसाइलेशन का क्या है, तो मेन साइट आपका ग्लाइकोसाइलेशन का क्या है, आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है, तो गोल्जी बॉडी में ही ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तीसरा फंक्शन सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल में सेल्यूलोज को सिंथेसाइज करना, डिपॉजिट करना, वो इसके हाथ में है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक। प्लस इसी तरीके से हेल्प इन फॉर्मेशन, हेल्प इन फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने में या उसकी लंबाई को बढ़ाने में, एक्सटेंड करने में भी ये मदद करेगा। प्लस प्लांट सेल में सेल डिवीजन के समय, है ना, इन प्लांट सेल इट फॉर्म्स सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट बनाने में मदद करेगा, जो कि सेल डिवीजन में जो साइटोकाइनेसिस का स्टेप है उस समय ये घटना होती है, ठीक है। तो फॉर्म सेल प्लेट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय ये सारा काम होता है, ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो तो आप जानते ही होंगे, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। स्पर्म यानी मेल गैमेट या स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ में जो ऊपर एक्रोसोम बनता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी कहाँ से हो रहा है, गोल्जी बॉडी से हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए गोल्जी बॉडी के, जो ये एक सेल में परफॉर्म करता है, ठीक। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इस वीडियो में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन सबको कवर कर लिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी को। अब लाइसोसोम का हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइसोसोम की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो भी याद रखिएगा, हालांकि वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। गोल्जी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम बनाने के लिए और प्लांट सेल में वैक्यूल बनाने के लिए, तो वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एंडोमेम्ब्रेन वाले टॉपिक में उसको पढ़ा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप चाहें तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों, आपको सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।